हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी होती है। अब फ्लो होना किसे कहते हैं? अगर मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस के अंदर के ये मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कोई रिलेटिव मूवमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लो। तो जो सब्सटेंस फ्लो होने की एबिलिटी रखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। अब हम जानते हैं कि सब्सटेंस हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड, दूसरे होते हैं लिक्विड एंड थर्ड जो हमारे पास सब्सटेंस की कैटेगरी होती है वो होती है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सब्सटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, ये हम जानते हैं। अब इसमें से किसको हम फ्लूइड्स बोलेंगे? तो फ्लूइड को समझने के लिए फ्लूइड जो होगा उसमें फ्लो की एबिलिटी होनी चाहिए। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ एबिलिटी टू फ्लो। अब फ्लो होने की एबिलिटी, ये मेरे पास कोई सॉलिड है तो सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ में कोहेसिव फोर्स है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव मूवमेंट में नहीं होते हैं। इसीलिए जितने भी सॉलिड है वो हमारे फ्लूइड्स में नहीं आते हैं। लिक्विड में फ्लो की एबिलिटी होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिलेटिव मूवमेंट कर सकते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ रिलेटिव मूवमेंट कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैसेस को हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड। सॉलिड हमारे फ्लूइड्स में नहीं आते। तो ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर कंसीडर एज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड मीन्स जिस सब्सटेंस में फ्लो की एबिलिटी होती है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। अब और एक आसान तरीके से हम फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which does not have its own shape but it can conform the shape of containing vessel। मतलब फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, बट हम उसे किसी भी वेसल में डाल देंगे तो वो उस वेसल का शेप ले लेता है। ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोलते हैं। अब ये मेरे पास एक मान लीजिए टैंक है। अगर इस टैंक में मैं इस शेप का कोई सॉलिड डाल देता हूँ, तो ये सॉलिड है वो खुद का शेप रखेंगे, ना कि इस कंटेनर का शेप ले लेंगे। मतलब सॉलिड को खुद का शेप होता है। ये पेन एक सॉलिड है तो इसका एक पर्टिकुलर शेप है। बट अगर मेरे पास कोई लिक्विड है और लिक्विड मैं इस वेसल में डाल देता हूं तो ये जिस भी वेसल का जो शेप है वही शेप ये लिक्विड ले लेगा। अगर मेरे पास कोई सर्कुलर टाइप का टैंक है और इसमें मैं लिक्विड डाल देता हूं तो लिक्विड का शेप भी सर्कुलर हो जाता है। मतलब फ्लूइड जो है वो उनका खुद का कोई शेप नहीं होता है। हम जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में उसको डाल देंगे उसका शेप ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास लिक्विड और गैस है। गैस को भी हम किसी भी टैंक में डाल देंगे तो उस टैंक का शेप ले लेगा। बट सॉलिड को हम किसी भी टैंक में, किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो सॉलिड्स है वो हमारे फ्लूइड्स में नहीं आते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम टोटली लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर हमारे इस सब्जेक्ट में हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में भी थोड़ा सा कवर करेंगे। अभी हमने फ्लूइड के बारे में देखा, अब हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हिच इज एट रेस्ट और इन मोशन। अगर कोई फ्लूइड मोशन में है या फिर रेस्ट कंडीशन में है, ऐसे फ्लूइड के बिहेवियर में बारे में जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम जनरली 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। तो उसमें हम जो फर्स्ट पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन। अगर फ्लूइड हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट कंडीशन पे होगा और तब हम उस फ्लूइड के बारे में जो स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करेंगे उसे हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड जो होता है वो होता है काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन बट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। फ्लूइड मोशन में तो होगा बट इसमें फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लूइड काइनेटिक्स
is that branch of fluid mechanics in which we study the behavior of fluid when fluid is in motion but without considering forces. And third जो part होता है वो होता है डायनेमिक्स, वो होता है डायनेमिक्स. तो फ्लूइड डायनेमिक्स is that branch of fluid mechanics in which we study the fluid behavior when fluid is in motion with considering फोर्सेस. तो ये 3 टाइप्स में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड करके पढ़ लेते हैं. अब इसमें जनरल एग्जांपल की बात करेंगे तो ये मेरे पास कोई टैंक है और अगर इस टैंक में मैंने लिक्विड भर रखा है, वाटर भर रखा है, तो ये टैंक एट रेस्ट पोजीशन पे होगा क्योंकि इसमें ना तो कोई इनलेट है ना तो कोई आउटलेट है. मैंने सिर्फ इसमें डाल के रखा है तो ये एट रेस्ट कंडीशन होगा और इस कंडीशन पे जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. इसको हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. सिंपली अगर इसमें टैंक को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं ओपन कर देता हूं तो ये इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा. इसमें कोई भी फोर्सेस हम कंसीडर नहीं कर रहे, केवल अभी हम मोशन के बारे में देख रहे हैं. तो फ्लूइड के ऐसे फ्लो के बारे में जब हम किसी सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स. और अगर सिंपली इसको मैं एक पंप के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं, इसमें एक पंप लगाता हूं तो अब इसमें फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे. पंप जो फोर्सेस लगाया वो फोर्सेस भी हमें लेने पड़ेंगे. तो ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स. मोशन और फोर्स जिसमें इन्वॉल्व होगा उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. उसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी, उसमें मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है मास डेंसिटी, वो है मास डेंसिटी और उसे हम सिंपली बोल लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से. तो मास डेंसिटी और डेंसिटी इज सिंपली डिफाइन एज रेशो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का जो रेशो होगा उसे हम बोलते हैं मास डेंसिटी या सिर्फ डेंसिटी. तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. अब हम जानते हैं मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब. तो डेंसिटी का यूनिट हमें यहां से मिलेगा केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब. अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो केजी हो जाएगा हमारा ग्राम में और मीटर क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी. अब डेंसिटी को एक्चुअल में कैसे समझ लेंगे. मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है और इसमें मैं गैस भर देता हूं, इसमें मैं गैस डाल देता हूं. सेम कंटेनर है, फिर इस कंटेनर में मैं अगर लिक्विड डाल देता हूं या फिर हम कहेंगे कि वाटर डाल देता हूं और फिर सेम कंटेनर है और इसमें मैं एक सॉलिड डाल देता हूं, एक सॉलिड डाल देता हूं. तो ये हमारे पास गैस से भरा हुआ कंटेनर सेम साइज का है, यह कंटेनर लिक्विड से भरा हुआ है सेम साइज का है और ये कंटेनर सॉलिड से भरा हुआ है सेम साइज का है. तो हम सब जानते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस. मतलब डेंसिटी हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंसेस. ओके, तो सब्सटेंस में जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. कैसे? अब गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इतने स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं होते, कोई सी फोर्स उसके बीच में बहुत कम होता है, तो एक दूसरे के साथ में दूरी बनाए रखते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स. मतलब एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, उस दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वैसे सब्सटेंस को हम गैस बोलते हैं. तो ये जो डिफरेंस होता है गैस के मॉलिक्यूल्स से, तो सीधी सी बात है अगर सेम साइज का कोई कंटेनर है तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे. अगर मैं इसमें लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू गैसेस ज़्यादा होते हैं. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होते हैं लिक्विड में. तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n
और ये मान लीजिए ये जो गैस के मॉलिक्यूल है Ng लिख रहा हूँ, ये कम हो गया एज कम्पेयर टू लिक्विड के, और ये लिक्विड में जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड से कम होंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन गैस। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सब्सटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस फ्लूइड में डेंसिटी पे क्या असर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम जानते हैं डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और हमारे पास फ्लूइड है वो दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। हम जानते हैं दो सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोलते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो होता है लिक्विड, ऑल लिक्विड को हम फ्लूइड मान लेते हैं, और सेकेंड जो सब्सटेंस हमारे पास होता है वो होता है गैस, तो ऑल गैसेस को हम फ्लूइड मान लेते हैं। तो इसमें हम लिक्विड में और गैस में देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं और प्रेशर राइज करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। तो लिक्विड के केस में अब इसको समझने के लिए मैं मेरे पास फिर से एक टैंक ले लेता हूं और इस टैंक में मैं कोई लिक्विड भर देता हूं। लिक्विड फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे इस टैंक में है विदाउट वाटर, वाटर नहीं है इसमें, वाटर को छोड़ के दूसरा कोई भी लिक्विड है। अब इसको वाटर मैं नहीं मान रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँ। अब इसको मैं अगर हीट कर देता हूँ, हीट करता हूँ, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर फर्स्ट में था 5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर राइज होते जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ये फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम इसको हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक हम हीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हीट कर रहे हैं। तो उस केस में हम अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो भी इसके वॉल्यूम पे, इसके मास पे कोई असर नहीं होता है लिक्विड के केस में। सेम अगर इसको मैं इस हीट को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर एक पिस्टन लगाता हूँ और यहाँ पे कोई फोर्स P लगाता हूँ, तो इस लिक्विड में ये जो कंटेनर है इसके वॉल्यूम में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को हम ट्रीट करते हैं एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, एज ए इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है लिक्विड, तो इसमें वॉल्यूम का चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर हम इसका टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे या भी फिर प्रेशर में भी चेंजेस करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो लिक्विड को हम कंसिडर करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, density of liquid is constant with respect to temperature and pressure। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस करेंगे तो भी लिक्विड के केस में इसके डेंसिटी पे कोई भी असर नहीं होता है। सेकंड हमारे पास है गैस। अब हम जानते हैं अगर मेरे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और अगर मैं इसमें कोई गैस भर देता हूँ और इस गैस को मैं हीट कर देता हूँ तो ये गैस क्या होगा? एक्सपांड होगा। गैस क्या होगा? एक्सपांड होगा। अगर गैस एक्सपांड होगा तो ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये पिस्टन मूव हो जाएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ गैस की केस में, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जैसे कि आईसी इंजन में होता है। जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद गैस एक्सपांड हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद गैस एक्सपांड होता है और हमें पिस्टन से पावर मिल जाती है। सेम वही चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी भी गैस का। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस केस में हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलेगा। इन केस ऑफ गैस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द डेंसिटी ऑफ गैस मस्ट बी डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की केस में तो डेंसिटी हमें डिक्रीज हुआ मिलेगा। सेकेंड, अगर हम इसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं, अब ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अब इसमें मैं कोई फोर्स F लगा रहा हूं तो ये क्या करेगा? इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसमें गैस भरा हुआ है और गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो ये इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस केस में, गैस की केस में प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मुझे इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम मिल रहा है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो गैस की केस में इफ वी इंक्रीज द प्रेशर
डेंसिटी ऑफ गैसेस शुड बी इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ गैसेस शुड बी इंक्रीज। अब ये जो ऊपर वाला है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने बॉयलर्स तो देखे ही है, तो इस बॉयलर में एक चिमनी होती है जिसमें हम हॉट गैसेस को छोड़ देते हैं। तो एक चिमनी का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का होता है जिसमें हम ऊपर की तरफ गैस को छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, जिसे हम नेचुरल लॉ बोलते हैं। अब इसमें हॉट गैसेस हम छोड़ देते हैं, तो ये जो हॉट गैसेस होते हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग गैसेस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी फॉर गैस। तो डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये जो गैस है वो ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हम चिमनी के हाइट से ये एटमॉस्फेरिक में छोड़ा जाता है, एटमॉस्फेरिक में छोड़ा जाता है। तो नेचुरल ड्रॉट जो होते हैं वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट किए जाते हैं। अगर प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी व्हेन फ्लूइड इज अ गैस। अब इसमें सिलेंडर, हम घर में जो गैस का सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हम प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर क्यों बढ़ाया जाता है, उसमें इतने हाई प्रेशर पे उस पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। इस रिलेशन से हम जानते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो हम उसी साइज के सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए गैस, हमारे घर में जो सिलेंडर है उसके प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि हम उसी साइज के सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस कस्टमर को सप्लाई कर सकें। अब हम वाटर के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर जो है वो डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो डेंसिटी उसकी अलग अलग हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और अगर उससे ज़्यादा या कम हम टेम्परेचर रखेंगे तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कम मिल जाती है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि डेंसिटी है और यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि टेम्परेचर है। अब हम फर्स्ट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर इसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाटर का एक अलग बिहेवियर होता है लिक्विड से। तो अब ये जो हाईएस्ट मैक्सिमम हमें यहाँ पे डेंसिटी मिलती है वाटर की, वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसे हम वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी मान लेते हैं और ये हमें मिलती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसे याद रखिएगा कि वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और अगर हम इसमें सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी है। अब वाटर की डेंसिटी अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी डेंसिटी कम होगी। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ लेंगे, हमारे घर में तो फ्रीज होते हैं, तो फ्रीज में हम अगर एक ग्लास में वाटर रख देते हैं तो कुछ देर के बाद उसमें आइस होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम उस ग्लास को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो अंदर वाटर होता है, तो इस वाटर में आपको जो आइस मिलेगा वो हमेशा टॉप में मिलेगा। वाटर में जो आइस मिलेगा वो हमेशा टॉप में मिलेगा। अब इतना ही आइस फॉर्म हुआ है तो ये टॉप पे रहेगा और वाटर नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका ये जो आइस होगा इसका टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू इस वाटर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से ये जो आइस बनेगा, इस आइस का टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसीलिए जो आइस होता है वो हमारे वाटर के ऊपर आ जाता है। अब जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो उस ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, हम अगर कोई सी और उधर जो लेक होंगे उसको देखेंगे तो ऊपर से हमें पूरा आइस दिखाई देगा। उस सी में उस लेक में पूरा ऊपर की तरफ से हमें आइस दिखाई देगा, और उसके नीचे जो है वो मछलियाँ वगैरह पाई जाती है, उसके नीचे मछलियाँ रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर है, ऊपर बर्फ आ जाता है, ऊपर आइस आ जाता है और नीचे इसके वाटर होता है, तो वाटर में मछली रह सकती है। तो ऊपर से हमें आइस दिखता है बट उस सी में, उस लेक में नीचे वाटर रहता है। तो ये रीज़न होता है क्योंकि जो आइस होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। अगर उससे कम टेम्परेचर करेंगे तो कम हो जाएगी, और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे तो भी वाटर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। थर्ड जो डेंसिटी का टाइप हमारे पास होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, या फिर हम इसे बोल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, density of fluid to the density of standard fluid, to the density of standard fluid, to the density of standard fluid। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? अब फ्लूइड हमारे पास 2 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं लिक्विड, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं गैसेस। ओके, तो लिक्विड के केस में सबसे ज्यादा अवेलेबल लिक्विड हमारे पास कौन सा है? वाटर है। तो वाटर को ही हम ले लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में वाटर को कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर लिक्विड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर लिक्विड है, कॉमनली हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, तो हम नीचे लिख लिया डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमें फ्लूइड लिक्विड लिया है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सेम गैसेस के केस में सबसे ज्यादा अवेलेबल गैस कौन सा है हमारे पास? एयर है। ओके, एयर है। तो एयर की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ, अब फ्लूइड की जगह मैं गैस ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको गैस मान लिया है, और नीचे आ जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये जो रिलेशन है वो लिक्विड के लिए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और गैसेस के लिए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ एयर। अब हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है वाटर की, वो क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ एयर जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये एयर की स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है। अब इस रिलेशन का यूज करके आप किसी भी लिक्विड का, किसी भी गैसेस की डेंसिटी निकाल सकते हो, अगर आपको उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉमनली यूज किया जाने वाला लिक्विड होता है मर्क्यूरी। कॉमनली हम जो यूज करते हैं वो होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमें पता होती है, वो होती है 13.6। 13.6 यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ डेंसिटीज है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब डेंसिटी के जो यूनिट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ये 13.6 होता है मर्क्यूरी के लिए, और अगर हम मर्क्यूरी की डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ये मर्क्यूरी लिक्विड है हम जानते हैं, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, तो वो हमारे पास है 13.6 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमारे पास लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी है, उसकी डेंसिटी हमें निकालना है, और नीचे है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो ऐसे आप गैस की भी डेंसिटी इजी तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता होगा तब। तो आज हमने डेंसिटी के 3 टाइप्स देखे, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। आगे चल के हम विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे।